हेलो फ्रेंड्स, फॉल्कन स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। अपन आज देखेंगे लीवर क्या है, यकृत और उसी के साथ साथ में पित्ताशय, अग्नाशय, ये किसके भाग है। अपन ने पिछले वीडियो के अंदर आहार नाल के बारे में देखा था। आहार नाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल। मानव की आहार नाल, उसके अंतर्गत यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय, इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये हमारे अंग है जो आहार नाल में किसी न किसी रूप से इसका योगदान होता है। लीवर तो भाई साहब बहुत ज़्यादा योगदान होता है इसका अपनी आहार नाल के अंतर्गत। और इसको देखते हैं, लीवर ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, इससे बड़ी कोई ग्रंथि नहीं है। और ये उदर गुहा में दाईं तरफ उपस्थित होती है। अब देखेंगे ये उदर गुहा क्या होती है। उदर गुहा अपने शरीर के अंदर उदर गुहा होती है। उदर गुहा लिखा, इसका मतलब कोई न कोई और भी हमारे शरीर में गुहा होगी, क्योंकि अब उदर गुहा में ये दाईं तरफ उपस्थित होती हैं। दाहिनी तरफ का मतलब क्या है, इसको को अपन इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने शरीर का मिडिल पार्ट है, उसके इस तरफ का भाग होता है वो होता है राइट, और इस तरफ का होता है वो लेफ्ट। राइट को बोलते हैं दायां और लेफ्ट को बोलते हैं बायां। अब दायां और बायां ये चीज़ समझ ली, और उदर गुहा के दाईं तरफ पाई जाती है। मतलब ये अपन समझ गए कि ये दाईं तरफ मतलब कि राइट साइड होती है। इस क्लियर और नॉट। और अब अपन देखते हैं इसकी स्थिति, मतलब सारे ऑर्गन की स्थिति अपन ने देखी थी। आमाशय कहाँ होता है, छोटी आंत कहाँ होती है, बड़ी आंत कहाँ होती है, मलाशय क्या होता है, वो पूरे अपन ने उसको देखा था। और उसी के साथ में अब अपन देखेंगे लीवर, पित्ताशय और अग्नाशय, ये क्या होता है। अब पहला देखते हैं लीवर क्या होता है कि अपन इसको शुरुआत से देखना शुरू करें ना, तो यहाँ से अपनी शुरू होती है जो होती है ईसोफेगस जाके अपने आमाशय के अंदर खुलती है। आमाशय होता है अपने शरीर के इस साइड, लेफ्ट साइड होता है। और उसके बाद में आमाशय के इस साइड होती है ड्यूडेनम, क्या होती है, ग्रहणी होती है, वो राइट साइड होती है। और उसके अंदर खुलता है, ऊपर की ओर होता है लीवर, और लीवर के पास में ही होता है गोल ब्लैडर, और इस तरफ होता है पैनक्रियाज हमेशा लेफ्ट, और लीवर होता है वो राइट साइड, और गोल ब्लैडर होता है वो भी राइट साइड। उसके बाद में वो छोटी आंत जेंजुनम, इलियम, कोलन और सिक्कम के थ्रू होते हुए रेक्टम तक लास्ट में जाती है। और उसके नीचे अपने इस साइड में होती है वो होती है अपेंडिक्स। इस क्लियर और नॉट। राइट और लेफ्ट के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा समझ गए होंगे। और अब देखते हैं लीवर, इसके चारों तरफ संयोजी ऊतकों का आवरण होता है जिसे ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं। शायद इनकी खोज ग्लिसन नाम के वैज्ञानिक ने की होगी, इसलिए इसके चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू का आवरण होता है जिसे कहते हैं ग्लिसन कैप्सूल। और लीवर मुख्य रूप से दो भागों में बंटा होता है, सामने से देखने पर दो, और ऊपर या नीचे से देखने पर ये चार भागों को बंटा होता है। अपने को मुख्य रूप से दो लोब क्या होते हैं उसी के बारे में जानकारी देते हैं, बायां पिंड और दायां पिंड, राइट एंड लेफ्ट लोब्यूल। अब अपन इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल मिलकर इनका निर्माण करते हैं, और वो लोब्यूल अपन ये मान लेते हैं। इसका एक छोटा सा भाग काट के अपन देखते हैं कि इसके अंदर की क्या स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसके अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो अपन इसको खोल के देखा तो कुछ इस तरीके की डिजाइन अपने को देखने को मिली। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है इसको हिपेटोसाइट बोलते हैं, हिपेट कोशिकाएं। इस क्लियर और नॉट। ये होती है छोटी छोटी कोशिकाएं, हिपेटोसाइट। यकृत कोशिकाएं क्या करती है, अपन ने सुना था कि पित्त का निर्माण यकृत के द्वारा होता है, यानी पित्त का निर्माण लीवर करता है, और उसका स्टोरेज होता है वो पित्ताशय के अंदर होता है, गोल ब्लैडर के अंदर होता है। तो ये पित्त का निर्माण करती है, ये हिपेटोसाइट कोशिकाएं होती है, ये पित्त का निर्माण करती है। और इसकी जब अपन संरचना देखते हैं तो ये पित्त कोशिकाएं कुछ इस तरीके से अरेंज होती है, और इसके बीच में जो भाग होता है उसको बोलते हैं बाइल कैनालिकुली। बाइल मतलब पित्त होता है। इस क्लियर और नॉट। और ये जो पित्त रस का स्त्रावण करेगी तो इसके बीच की ये कैनालिकुली, मतलब इसका बीच का स्पेस, इन दोनों के ये जो कॉर्ड बनाते हैं ये हिपेटोसाइट कोशिकाएं मिल गई, एक मतलब तंतु के समान संरचना बनाती है। और इनके बीच में जो होती है बाइल कैनालिकुली, मतलब इनके बीच का स्पेस होता है। स्पेस तो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बाइल जूस सीक्रेट किया जाता है। बाइल कोशिकाएं होती है जो पित्त रस का स्त्रावण करती हैं, इसलिए ये इनके अंदर स्पेस होता है जो अपना आसानी से पित्त रस इसके अंदर स्पेस के अंदर छोड़ देती है, जिसको बोलते हैं बाइल कैनालिकुली। और इसके बाद में जो इसके बीच में एक मेन सेंट्रल भाग होता है उसे कहते हैं सिनोसॉइड। इसको आप हिंदी में लिखोगे तो भी ये सिनोसॉइड आराम से लिख सकते हो, और कैनालिकुली है, इसको भी अपन हिंदी में लिखे तो ही कैनालिकुली ही बोलेंगे।
तो अब देख लिया, अब इसमें से खून का प्रवाह किस तरीके से होता है, ब्लड अपने शरीर में किस तरीके से आता है, और ये पूरा अपना लीवर होता है, ये किस तरीके से कार्य करता है। तो इसके अंदर ये 3 तरह का पोर्टल ट्राइड होता है, मतलब कि इसके अंदर 3 तरह की वाहिकाएं आती है। इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, ये एक बेसिक यूनिट है, और इसके अंदर ये एक आती है पोर्टल वेन, एक आती है हिपेटिक आर्टरी, और एक आती है बाइल डक्ट। बाइल डक्ट का क्या कार्य होता है, जो ये हिपेटोसाइट कोशिकाएं होती है, ये पित्त का निर्माण करती है, पित्त रस का, और पित्त रस को ये बाइल कैनालिकुली के ये बाइल कैनालिकुली के अंदर छोड़ती है। बाइल कैनालिकुली के अंदर छोड़ने के बाद में ये बाइल डक्ट के थ्रू बाहर जाता है और पित्ताशय के अंदर जाके स्टोर होता है। और अब देखते हैं पोर्टल वेन क्या होती है और हिपेटिक आर्टरी क्या होती है। ये तीनों ही एक साथ इस तरीके से कुछ होती हैं, ये देख लो, ये पोर्टल वेन है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, तीनों ही एक ग्रुप बनाती हैं जिसे बोलते हैं पोर्टल ट्राइड। इज क्लियर और नॉट? पोर्टल ट्राइड इन तीनों वाहिकाओं का एक ग्रुप होता है जो यकृतीय लोब्यूल के किनारों पे एक पोर्टल ट्राइड के रूप में उपस्थित होती है। अब इसमें क्या होती है, एक होती है पोर्टल वेन और एक होती है हिपेटिक आर्टरी। आर्टरी और वेन क्या होती है, सिरा और धमनी। वेन मीन्स सिरा और आर्टरी मीन्स धमनी। धमनी के अंदर हमेशा प्योर ब्लड बहता है, प्योर मतलब शुद्ध खून। शुद्ध खून का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। और वेन के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, जिसके अंदर CO2 होती है। और मतलब कि जिस खून का फेफड़ों की तरफ जाना होता है वो वेन के थ्रू, और जो मतलब कि शुद्ध रक्त होता है वो आर्टरी में बहता है। तो अपन यहाँ देखेंगे पोर्टल वेन और हिपेटिक आर्टरी। हिपेटिक आर्टरी के अंदर 20% खून बहता है जो प्योर होता है, जो हार्ट के थ्रू आता है। हार्ट जैसे ही ब्लड को पंप करता है वो डायरेक्ट हिपेटिक आर्टरी के थ्रू लीवर में आता है। और पोर्टल वेन क्या होती है, पोर्टल क्या सिस्टम होता है, पोर्टल वेन के थ्रू 80% ब्लड है जो इसके अंदर आता है। 80% ब्लड कहाँ से आता है, ये पोर्टल वेन होती है, ये हमारी आरनाल के अन्य जो अंग है, छोटी आंत वगैरह, वहाँ से आती है। छोटी आंत के थ्रू पोर्टल का सिस्टम क्या होता है, ये हमारी छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत के, अब जैसे ये छोटी आंत है पूरी, और छोटी आंत के ऊपर ये जो पोर्टल वेन होती है, यहाँ ये छोटी आंत से ब्लड केशिकाओं के रूप में यहाँ आके जुड़ी होती हैं, और ये भोजन का अवशोषण करता है। अपन ने देखा था भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है, और ब्लड केशिकाएं छोटी आंत से भोजन को अवशोषित करती है। ब्लड केशिकाएं, छोटी आंत होती है, उसके चारों तरफ ब्लड केशिकाएं होती है, छोटी छोटी केशिकाएं होती हैं जो भोजन को अवशोषित करती हैं। अवशोषित करने के बाद में जो भी उन्होंने अवशोषित किया वो पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में लाई, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अपशिष्ट भी है, और जो भी इन्होंने अवशिष्ट मतलब कि अवशोषित किया, जैसे अपन ने कोई भी खाना खाया उसका पाचन हुआ, पाचन होने के बाद में जो अवशोषण हुआ वो सीधा खून में जाएगा, और खून के थ्रू सबसे पहले अपने लीवर में जाएगा। लीवर में जाता है वो पोर्टल सिस्टम के थ्रू जाता है, पोर्टल वेन के थ्रू। और इसको अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पोर्टल क्या होता है। पोर्टल सिस्टम मतलब कि जैसे पोर्ट आपने नाम सुना होगा, कांडला पोर्ट वगैरह, जहाँ पे क्या होता है कि विदेशों से सामान आता है और उसको वहाँ पे पोर्ट पर उतार करके अन्य किसी साधन के थ्रू दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। तो यही पोर्ट है अपने शरीर की, छोटी आंत पोर्ट है। पोर्ट का मतलब क्या होता है, अपन जैसे खाना खाते हैं वो अपनी आंत के अंदर गया, आंत के अंदर जाने के बाद उसको अन्य किसी सिस्टम के थ्रू अब वहाँ से ले जाना पड़ेगा, और वो सिस्टम है पोर्टल वेन, जिसको बोलते हैं पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन के थ्रू वो अपने लीवर के अंदर आता है। लीवर के अंदर आके यहाँ पोर्टल वेन यहाँ लाके खून को छोड़ती हैं, और यहाँ छोड़ने के बाद में अब इसका ये जो छोटा सा भाग है इसको अपन और जूम करके देखते हैं इस तरीके से। अब जैसे ये हुई पोर्टल वेन, अब पोर्टल वेन के अंदर तो अशुद्ध रखता है और वो 80% मतलब कि बहुत ज़्यादा खून आता है, और जो वो खून आने के बाद में यहाँ किस में होता है, सिनोसॉइड के अंदर छोड़ता है, और यहाँ होती हैं कुफर कोशिकाएं। इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं और भी होती हैं, लेकिन अपने को जो इंपॉर्टेंट कोशिकाएं उनके बारे में अपन देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कोलेजन सेल्स, हिमेटोसाइट, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उनके बारे में अपने को ज़्यादा डीपली नहीं देखना है, और देखेंगे जो अपने कम्पिटिटिव लेवल से इंपॉर्टेंट कोशिकाएं उनके बारे में देखेंगे। और यहाँ होती हैं जो सिनोसॉइड्स के अंदर कुफर कोशिकाएं होती हैं। कुफर कोशिकाओं की क्या प्रकृति होती है, इनकी प्रकृति फेगोसाइट होती है। फेगोसाइट मीन्स भक्षकाणु प्रकृति। भक्षकाणु क्या होती है, जैसे खून के अंदर जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह, क्योंकि ये हमारी छोटी आंत से खून आता है, इसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, तो उन अशुद्धियों को ये फेगोसाइट प्रकृति के थ्रू उसको अपने अंदर लेके, फेगोसाइट प्रकृति होती है मतलब भक्षकाणु, मतलब ये दूसरे का भक्षण कर लेती है।
तो इसके अंदर जो भी जैसे बैक्टीरिया है, जीवाणु है या फिर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है जिसको ये अपने अंदर तोड़ के अपने अंदर उसको निगल लेती है, इसलिए कुफर कोशिकाओं का काम है ये ब्लड को कुछ न कुछ रूप से प्यूरिफाई करती है। तो ये अपने सिनोसॉइड के अंदर मतलब कि लीवर के सिनोसॉइड्स के अंदर कुफर कोशिकाएं उपस्थित होती है, ये बात एक आप नोट करके रखना। और उसके बाद में हिपेटिक आर्टरी से 20% खून आता है जो प्योर खून आता है। क्यों प्योर खून क्यों आता है? क्योंकि लीवर को भी अपना सिस्टम कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ये जो लीवर की कोशिकाएं इसके अंदर ये देख सकते हैं, लीवर की कोशिकाओं को हमेशा हिपेटोसाइट बोलते हैं। हिपेट मीन्स लीवर, इसके लिए नॉट मतलब कि यकृत को अपन हिपेट भी बोल सकते हैं। और ये जो यकृत की कोशिकाएं हैं इनको भी कार्य करने के लिए शुद्ध खून और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो शुद्ध खून आता है हिपेटिक आर्टरी के थ्रू, और जो 20% आता है हिपेटिक आर्टरी के थ्रू। हार्ट मतलब जैसे खून को पंप करेगा सीधे वो हिपेटिक आर्टरी के थ्रू इसके अंदर आएगा और इनको पोषण प्रदान कर देगा। और वो भी आके ये है हिपेटिक आर्टरी और ये हो गई पोर्टल वेन, और ये है हिपेटिक आर्टरी, वो भी अपना खून को सिनोसॉइड के अंदर कर छोड़ती है। यहाँ पर छोड़ने के थ्रू यहाँ से खून अवशोषित होता है, और इसके अंदर सांद्रता प्रवणता के अनुसार, मतलब कि अंदर तो इनकी सांद्रता कम है और बाहर इसमें सिनोसॉइड में उनकी सांद्रता ज़्यादा है, तो ये अपने कुछ जो इंपॉर्टेंट आवश्यक तत्व होते हैं इनको हिपेटोसाइट को देती रहती हैं। ये मतलब यहाँ से इनको जो आवश्यक तत्व होते हैं इनको हिपेटोसाइट्स को देती रहती हैं। और इसके थ्रू अब ये जो सारा खून होता है ये सारा खून चल के इसके अंदर ये एक सेंट्रल वेन, इसका ध्यान रखना, सेंट्रल वेन केंद्रीय सिरा। केंद्रीय सिरा का क्या मतलब होता है? ये बहुत सारे लोब्यूल है, इसके अंदर ये मेन जो होती है सेंट्रल वेन होती है। सेंट्रल वेन इसमें से अब जैसे ये सिस्टम इधर है, ये सिस्टम इधर है, ये मतलब ये एक प्रकार का लोब्यूल बना है, इसके अंदर बहुत सारी हिपेटोसाइट कोशिकाएं होती हैं और इन सारों से खून आके आता है सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन का मतलब क्या होता है? ये सेंट्रल वेन अपनी केंद्रीय सिरा है। केंद्रीय सिरा का क्या मतलब होता है? ये सारा अशुद्ध रक्त आखिर में जो इकट्ठा होकर सेंट्रल वेन के अंदर सिरा के अंदर जाता है। और अपन वैसे परिसंचरण तंत्र के बारे में आगे आने वाली वीडियो में विशेष तरीके से बात करेंगे, पूरा देखेंगे हार्ट क्या है, परिसंचरण तंत्र क्या है, मतलब कि खून अपना किस तरीके से पूरे शरीर में प्रवाह होता है, उसके बारे में अलग से देखेंगे। लेकिन यहाँ इसको सेंट्रल वेन को समझने के लिए ये सेंट्रल वेन आगे जाके ये वेना केवा के अंदर खून डालती है। सेंट्रल वेन होता है जो लीवर से अपना सारा मतलब कि जो अशुद्ध रक्त होता है उनको लेके वेना केवा में डालती है, और वेना केवा हार्ट के अंदर ले जाती है खून को, और हार्ट के अंदर ले जाके हार्ट के आलिंद के अंदर डालती है, और आलिंद के थ्रू नीली में आता है और नीली के थ्रू पंप होके फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में जाने के बाद वो रक्त शुद्ध होता है, शुद्ध होने के बाद में जो लेफ्ट आलिंद में आता है, लेफ्ट आलिंद में आने के बाद में लेफ्ट नीली में जाता है, लेफ्ट नीली के थ्रू वो पंप होके पूरे शरीर में दोबारा से पंप किया जाता है। इस तरीके से कुछ होती है, वो अपन उसमें देखेंगे परिसंचरण तंत्र में। लेकिन ये जो सेंट्रल वेन होती है वो अपना खून होता है अशुद्ध रक्त, उसको वेना केवा के अंदर जिसको बोलते हैं माँ सिरा के अंदर वो अपना खून डालती है। माँ सिरा का काम होता है अशुद्ध रक्त ले जाना, तो वो माँ सिरा मतलब सबसे बड़ी सिरा होती है जिसके अंदर वो अशुद्ध रक्त डालती है और वो हार्ट के अंदर जाता है। तो इस तरीके से ये इसका मतलब छोटा भाग लेके अपने यहाँ समझने की कोशिश की, ये सेंट्रल वेन होती है और इस तरीके की बहुत सारी स्ट्रक्चर इस तरीके से अरेंज होती है। और ये जो लोब्यूल है पूरा, ये बहुत सारे लोब्यूल बन के अपना ये बायां और दायां पिंड बनाते हैं, मतलब इनकी हजारों की संख्या में ये लोब्यूल होते हैं। अब देखते हैं, अब ये दोनों पिंड होते हैं, दोनों पिंडों को बीच में से अलग करने के लिए एक सेपरेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है? पोर्टल ट्राइड होता है, और पोर्टल ट्राइड में एक होती है बाइल डक्ट, और हाँ एक बाइल डक्ट के बारे में भी अभी देखते हैं। बाइल डक्ट के अंदर जो ये हिपेटोसाइट कोशिकाएं होती है ना, जिसको यकृत कोशिकाएं बोलते हैं, इनमें से जो पित्त स्रावित होता है, पित्त ये बाइल कैनालिकुली के अंदर आता है, और इनका स्राव हमेशा इस तरीके से होता है, मतलब इनका स्राव होता है। जो हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन का जो ब्लड होता है वो इस तरीके से आता है, और ये बाइल डक्ट का स्राव इस तरीके से होता है, मतलब बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर ओके बाइल डक्ट के थ्रू ये बाहर जाता है। बहुत सारी बाइल डक्ट बना के ये कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, और इनके थ्रू जो बाइल होता है मतलब कि पित्त रस होता है वो पित्ताशय, ये है पित्ताशय के अंदर आके एकत्रित हो जाता है, और बाद में ये और यहाँ आके अग्नाशय भी इसी में आके खुलता है, और आखिर ये आके ड्यूडेनम में आके खुल जाता है, मतलब कि ग्रहणी के अंदर खुल जाता है। ये तीनों ही लीवर, पित्ताशय और अग्नाशय तीनों ही ड्यूडेनम मतलब कि ग्रहणी के अंदर आके खुलते हैं। तो इनके द्वारा एक अवरोधनी होती है इंस्पेक्टर, जिसको बोलते हैं ओडी की अवरोधनी। ये शायद किसी ओडी नाम के वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर किया होगा।
और उन्हीं के नाम पे इसको ओडी की अवरोधनी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओडी की अवरोधनी, ओडी की अवरोधनी ये कहाँ होती है। और अब इसको इंग्लिश में नाम बोलना चाहे तो ये हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के ऊपर होती है जो ओडी की अवरोधनी होती है, इंस्पेक्टर ऑफ ओडी यहाँ होती है। और अब अपन ने लीवर के बारे में बहुत कुछ ये समझने की कोशिश की। अब ये लीवर क्या क्या कार्य करता है, बहुत सारे कार्य करता है। अपन ने बोला था ये अपने शरीर के अंदर पाचन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो कौन कौन से कार्य करता है वो अपन अगली स्लाइड के थ्रू देखते हैं। अभी देखते हैं लीवर के बारे में बाकी जानकारी। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, अपन ने देखा उदर गुहा में दाईं तरफ पाई जाती है। उदर गुहा क्या है अपन ने देखी थी। उदर गुहा मतलब ये अपने शरीर है पूरा, और शरीर के अंदर दोनों तरफ फेफड़े पाए जाते हैं, और फेफड़े के नीचे एक जो पाया जाता है डायफ्राम बोलते हैं जिसको, फेफड़ों के नीचे डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम के जस्ट नीचे मतलब डायफ्राम अपने शरीर का पार्टीशन करता है, और उसके नीचे के भाग को उदर गुहा बोलते हैं। इसके लिए नॉट एब्डोमिन कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी मतलब कि डायफ्राम के नीचे का भाग उदर गुहा, और डायफ्राम के ऊपर का भाग है उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, वक्षीय गुहा। वक्षीय गुहा और उदर गुहा, ये जो लीवर होता है अपना उदर गुहा में दाईं तरफ उपस्थित होता है, और इसके चारों तरफ संयोजी ऊतकों का आवरण होता है जिसे ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं। अब यकृत के द्वारा पित्त रस का स्त्रावण होता है। पित्त रस यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है, और पित्त रस के क्या क्या गुण होते हैं वो देख लेते हैं। इसका पीएच मान होता है वो 7.7, मतलब कि ये क्षारीय होता है। इसके लिए नॉट क्षारीय होता है। अम्लीय होता है तो उसका 7 से नीचे पीएच होता है वो होता है अम्लीय, और 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय होता है, और जिसका 7 होता है वो उदासीन होता है। और इनका 7.7 से 8 के करीब है, इसलिए ये क्षारीय है। और इसमें एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है पित्त रस के अंदर, और ये भोजन को क्षारीय बनाता है। तो अपन देखेंगे कि भाई उसमें तो भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में, उसमें तो बहुत सारे एंजाइम उपस्थित है, और आप यहाँ बोल रहे हो कि एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। इसका मतलब क्या है, पित्त रस के अंदर एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। जो एंजाइम उपस्थित होते हैं वो अग्नाशयी रस के अंतर्गत होते हैं। अग्नाशय रस होता है जो, जैसे ये पित्त रस है जो पित्ताशय से निकलता है। पित्ताशय से निकलने के बाद में ये मूल पित्त वाहिनी के थ्रू और यकृत अग्नाशय वाहिनी के थ्रू, अब अग्नाशय वाहिनी जिसमें से अग्नाशय रस आता है और यकृत में से पित्त आता है, अब दोनों मिलके ओडी की अवरोधनी द्वारा ये कंट्रोल होते हैं और ग्रहणी में जाते हैं। तो ये जो इनमें अग्नाशय रस आता है पैनक्रियाटिक जूस, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं, हालांकि पित्त रस के अंदर किसी प्रकार का एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। और ये इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए ये भोजन को क्षारीय बनाता है। क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन की प्रकृति अम्लीय होती है, क्योंकि अमाशय का पीएच मान जो 2.0 के समथिंग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। उनको क्षारीय प्रकृति, क्योंकि जो अग्नाशयी एंजाइम है वो हमेशा क्षारीय प्रकृति के अंदर ही अपना काम करते हैं, इसलिए भोजन को क्षारीय बनाता है। और उसके बाद में जो अग्नाशयी एंजाइम होते हैं जो इनके ऊपर पाचन का काम स्टार्ट करते हैं और वसा का इमल्सीकरण करते हैं, मतलब कि वसा को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करने का काम पित्त रस करता है। और पित्त के अंदर 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये वर्णक क्या होता है, ये हल्के भूरे रंग के होते हैं और ये अपना रंग हमेशा प्रभावी रखते हैं। अपन भोजन में चाहे किसी भी प्रकार का लाल टमाटर खाओ, गाजर खाओ, लेकिन जो अपने मल का रंग होता है वो हमेशा भूरा ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन 2 प्रभावी वर्णक होते हैं। और पित्त का मार्ग होता है ये यकृत नलिका, हिपेटिक डक्ट और मूल पित्त वाहिनी, यकृत अग्नाशय वाहिनी मतलब हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और उसके बाद में जो उसके ऊपर अवरोधनी होती है, स्पिक्टर होती है, वो ओडी की अवरोधनी, और उसके थ्रू ग्रहणी में जाता है। ये मतलब कंटिन्यू उसका पथ होता है, वो अपने को ध्यान में रखना है। और अन्य लीवर के जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो क्या है, ये विटामिन का संचय करता है। विटामिन ए, डी, ई, के, इनका विटामिन ए का निर्माण भी करता है, और ये अन्य विटामिन का संचय करता है, मतलब कि स्टोरेज करता है। और यूरिया का संश्लेषण करता है। यूरिया अपने खून के अंदर जो छोटी आंत से रक्त अपना भोजन को अवशोषित करता है, तो उनके बाद जो अपने ब्लड के अंदर होती है वो अपशिष्ट पदार्थ हमेशा अमोनिया के रूप में होता है। डीएमिनेशन के थ्रू अपना जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है अमोनिया बनता है, और अमोनिया अपने शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इसलिए अमोनिया को अपनी यकृत कोशिकाओं द्वारा यूरिया में चेंज किया जाता है। अमोनिया को यूरिया में
लीवर के अंदर चेंज किया जाता है। ये बात आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन किडनी का भी आ सकता है, लेकिन किडनी बिल्कुल नहीं है। किडनी यूरिया को खून से अलग करती है, लेकिन यूरिया का निर्माण होता है जो लीवर में होता है, जो अमोनिया से यूरिया में चेंज होता है, और उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करती है। ये तो अपने देखी थी, फेगोसाइट कोशिकाएं होती हैं जो उत्सर्जी पदार्थों को अवशोषित करती हैं। विषाक्तता को कम करती है, मतलब टॉक्सिसिटी, बहुत सारे जैसे टॉक्सिक पदार्थ आ गए, जैसे खाने के अंदर अपने कभी कभी कुछ जो भोजन के पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू अपने टॉक्सिक पदार्थ भी अपने अंदर आ जाते हैं। जैसे किसी भी कीट है या फिर ऐसी कोई चीज़ आ जाती है अपनी नाल के अंदर, तो उसको टॉक्सिसिटी को भी कम करता है। और भोजन का एक उप उत्पाद के रूप में प्रूसिक एसिड भी बनता है, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसको भी ये लीवर होता है जो अलग करता है। और रुधिर की प्रोटीन का निर्माण करना, रुधिर की प्रोटीन का निर्माण, इसमें से 2 इम्पोर्टेंट खास प्रोटीन है, रक्त की प्रोटीन है, जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन क्या होती है, फाइब्रिनोजन क्या होती है? ये जब अपने शरीर पे कभी घाव हो जाता है तो उस घाव के ऊपर थोड़ी देर खून चढ़ने के बाद में खून अपने आप बंद हो जाता है। क्यों होता है? उसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती हैं जो रक्त का थक्का बनाती हैं। रक्त का थक्का बनाने के लिए रुधिर प्रोटीन होती हैं, उसका निर्माण भी लीवर के अंदर होता है। रुधिर वाहिनियों में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उसको साफ करने के लिए हिपेरिन का स्त्रावण किया जाता है, जो हिपेरिन का स्त्रावण भी यकृत के द्वारा होता है। अपने क्या होता है कि हार्ट अटैक में प्रॉब्लम आती है कि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, और उसको कोलेस्ट्रॉल को साफ करने के लिए हिपेरिन का स्त्रावण किया जाता है। अब देखते हैं यकृत से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स हैं, उनको देखते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? निर्माण। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, जो प्राणी होते हैं वो अपने भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, और जो पादप होते हैं वो अपने भोजन को स्टार्च के रूप में अवशोषित करते हैं, स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। भोजन का संग्रहण है वो पादप है वो स्टार्च के रूप में करते हैं, और जंतु है वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। अब ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स होता है निर्माण करना। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में संचय, मतलब जब अपने भोजन करते हैं तो तुरंत अपने रुधिर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, तो अधिक ग्लूकोज को, मतलब एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके संचय कर देती है कि जब भी शरीर को आगे जरूरत पड़ेगी तो वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में तोड़ के पुनः उसको अपने शरीर में कोशिकाओं को ऊर्जा देने के लिए काम ले लेगा। और अब देखते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, और जेनेसिस का मतलब होता है बनाना। ये तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाती है, लेकिन यहाँ है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। लाइसिस मतलब तोड़ती है, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज के अंदर तोड़ती है। जब अपने शरीर के अंदर या ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज के रूप में तोड़ के और अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज की पूर्ति करती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब देखते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो मीन्स की नया, और जेनेसिस मतलब निर्माण करना। नए ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो कि अमीनो अम्ल और वसीय अम्लों को तोड़ करके ग्लूकोज के नए अणुओं का निर्माण किया जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये टर्म डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? अमीनो अम्लों या वसीय अम्लों से ग्लूकोज का निर्माण करना। और अब अपन अगला अंग देखते हैं, वो है पित्ताशय। गोल ब्लैडर क्या होता है? लीवर देख लिया, और अब देखते हैं पित्ताशय, उसके बाद में देखेंगे पैनक्रियाज। अग्नाशय क्या होता है? पित्ताशय क्या मुख्य रूप से कोई पित्त का निर्माण वगैरह तो वो लीवर करता ही है, और इसका मुख्य कार्य है पित्त को सांद्रित करना। ये अपने अंदर पित्त को स्टोर करती है। स्टोर करने के बाद में इसके अंदर विशेष प्रकार की अवशोषी कोशिकाएं होती हैं। अवशोषी कोशिकाओं का क्या काम है? पित्त रस के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और उसमें से ये 80% पानी का लगभग अवशोषण है जो पित्ताशय की कोशिकाओं द्वारा कर लिया जाता है। तो ये पित्त रस को सांद्रित करती हैं। सांद्रित मतलब कंसंट्रेट करती है। इट्स क्लियर नॉट? इसका मुख्य रूप से मतलब यही काम है, पित्त को सांद्रित करना। ये कार्य पित्ताशय का है। अभी अपन देखते हैं अगला अंग अग्नाशय। पैनक्रियाज क्या है? अग्नाशय ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। ग्रंथियाँ मानव शरीर में 3 प्रकार की होती हैं, उनका अपन अलग से स्टडी करेंगे कि 3 प्रकार की ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। 3 प्रकार की में मुख्य रूप से अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? जिसके अंदर नलिका का अभाव होता है, मतलब जिसके अंदर ट्यूब वगैरह कुछ नहीं होती है। जो अपना सीक्रेशन होता है उसमें, उसका जो सीक्रेशन के रूप में होता है वो स्राव मुख्य रूप से हार्मोन होते हैं, और वो सीधा खून के अंदर छोड़ देती हैं, और वो ग्रंथियाँ होती है अंतःस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथि क्या
क्या होती है, उसके अंदर विशेष प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं और वो अपना स्राव होता है वो नलिका के थ्रू विशेष स्थान पर जाके ही छोड़ती हैं। जैसे अपने लार की ग्रंथि है, पैरोटिड कान के पास पाई जाती हैं, होती तो यहाँ है लेकिन वो अपना स्राव होती है लार, वो अपनी नलिकाओं के थ्रू अपने मुंह के अंदर लाके छोड़ती है। और अब ये अग्नाशय है, ये मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का कार्य करता है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का ही कार्य करता है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड है। और अब देखते हैं इसकी पूरी स्ट्रक्चर। इसकी साइज होती है कुछ इस तरीके से होती है और इसका पूरा फंक्शन क्या होता है उसको देखने के लिए अपन इसका एक छोटा सा भाग लेते हैं, उसकी पूरी स्ट्रक्चर देखते हैं। जो इसमें स्ट्रक्चर होगी वो पूरी की पूरी अग्नाशय के अंदर स्ट्रक्चर होगी। और इसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन भाग भी है। एंडोक्राइन भाग के अंदर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। ये इसको अपन एक एसिनी या एकिना ही बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी एसिनी उपस्थित होती हैं, मतलब कि ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसकी जो एंडोक्राइन भाग होता है उसको बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। शायद इनकी खोज लैंगरहैंस नाम के वैज्ञानिक ने की होगी, इसलिए इनका नाम लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। और इसके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं अल्फा, बीटा और गामा सेल्स पाई जाती हैं। एंडोक्राइन सेल्स होती हैं जो अंतःस्रावी, उसके अंदर जो हार्मोन का स्त्राव करती है और उसके अंदर नलिका नहीं होती है। तो इसके अंदर ये अल्फा, बीटा, गामा सेल्स होती हैं जो हार्मोन का स्त्राव करती हैं। अल्फा सेल्स होती हैं जो ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्राव करती हैं, जो ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती है। बीटा सेल्स होती हैं इंसुलिन का, और गामा सेल्स होती है जो सोमेटोस्टेटिन का नामक हार्मोन का स्त्राव करती है। अब अपन देखते हैं इसके अंदर जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, ये एक समूह है, पूरा ग्रुप है कोशिकाओं का, जिसके अंदर अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन इसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी नलिका नहीं पाई जाती है, तो अपने अंदर ये हार्मोन को स्रावित करेगी और अपने कोशिका के बाहर छोड़ देगी। और इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरी होती है, रक्त वाहिकाएं जो आती है और उसको अवशोषित करके मतलब कि खून के अंदर हार्मोन को ले लेती हैं, इसलिए लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं और वो एंडोक्राइन पार्ट होती है अग्नाशय ग्रंथि की। और जो एक्सोक्राइन भाग होता है वो इस लैंगरहैंस की द्वीपिका के बाहर की ओर पाया जाता है, और जिसका नाम होता है एक्सोक्राइन पार्ट। और उसके अंदर विशेष प्रकार की नलिकाएं होती हैं और जो अपना इसका स्त्राव होता है, जो एंजाइम वगैरह होता है, उसको नलिका के थ्रू एक विशेष स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। बहिःस्रावी, उसके अंदर नलिका पाई जाती है और ये अग्नाशय रस का स्त्राव करती है। इसके अंदर एंजाइम उपस्थित होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये अपने देखा था कि जो ड्यूडेनम होती है उसके अंदर ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं, जो पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू आते हैं और जो भोजन का पाचन करते हैं। लाइपेज ये करता है वसा का पाचन, वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। एमाइलेज होता है जो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है और पेप्टाइड श्रृंखलाओं में तोड़ देता है। ये अपन ने देखा था। और उसी के साथ साथ में अब ये जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं उसके अंदर अल्फा, बीटा और गामा सेल्स होती हैं। अल्फा सेल्स क्या होती है, ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है अल्फा सेल्स। और ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती है, खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती है, कौन, ग्लूकागोन हार्मोन। और बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन का स्राव करती है। इंसुलिन का कार्य होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। इंसुलिन, अब जैसे ब्लड के अंदर इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम कैसे करेगा, अपने मधुमेह के रोगियों को देखा होगा, डायबिटीज़ होते हैं जिसमें शुगर नाम की बीमारी होती है, जिसको अपन स्थानीय भाषा में शुगर कहते हैं, मधुमेह बीमारी होती है। उसके अंदर क्या होता है कि उस बीमारी से होता है ना जो रोगी, उसके शरीर के अंदर, खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। ग्लूकोज की मात्रा अधिक क्यों हो जाती है, क्योंकि उसकी कोशिकाएं ग्लूकोज का अवशोषण नहीं कर पाती है। ग्लूकोज का अवशोषण नहीं करने से जो ग्लूकोज की कण होते हैं जो यूरिन के थ्रू बाहर त्याग दिए जाते हैं, इसलिए उस जो रोगी होता है उसको बार बार भूख लगती है, क्योंकि उनकी कोशिकाओं के पास ग्लूकोज की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसके लिए नॉट, मतलब कि कोशिकाएं तो भूखी रहती हैं। और जो इंसुलिन होता है वो जल में घुलनशील होता है। और जो हार्मोन्स होते हैं वो एक प्रकार की प्रोटीन होती हैं। हार्मोन्स, सभी हार्मोन्स एक प्रकार की प्रोटीन होती हैं, ये बात आप नोट करके रखना। सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन हार्मोन नहीं होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और जो इंसुलिन है वो जल में घुलनशील एक प्रकार की प्रोटीन है, और इसके अंदर जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब अगर अपन ये भी कह सकते हैं जो शुगर का रोगी है उसको जिंक की मात्रा प्रचुर मात्रा में दी जाए तो उसको जो
शुगर की समस्या से निपटा जा सकता है। यानी जिंक की मात्रा किस में होती है? ये मुख्य रूप से आपने नाम सुना होगा कड्डी पत्ता, जिसको अपन कड्डी के अंदर डाल के खाते हैं, उसके अंदर जिंक की प्रचुर मात्रा होती है। अगर उनको भी शुगर के किसी रोगी को खिलाया जाए तो उसके हेल्थ के अंदर काफ़ी सुधार होगा। और जामुन जो फल होता है जामुन, उसके अंदर भी जिंक की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। और अब अंतिम सेल्स है गामा सेल्स। गामा सेल्स का क्या कार्य है? ये सोमेटोस्टेटिन का कार्य करती है। ये सोमेटोस्टेटिन वो हार्मोन है जो इन दोनों को कंट्रोल करती है, दोनों का मेंटेनेंस बना के रखता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अभी अपने लीवर, गॉल ब्लैडर और अग्नाशय के बारे में पूरा डीपली से देखा। आपको किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज हो तो अपना कमेंट बॉक्स खुला है, उसके अंदर कोई भी अपना डाउट पिन कर सकते हो, जिसका आपको सॉलिडली आंसर मिलेगा। और हमारे साथ आपने इतने टाइम से ये पूरा आहार नाल पढ़ने की कोशिश की, जुड़े रहे, इसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में एक स्पेशल पॉइंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।